बेटा दवाइयाँ तो ला दे। अरे पापा, दवाइयाँ लेने क्यों जाना है? आयु ऐप से नजदीकी मेडिकल द्वारा घर पर ही मंगवाता हूँ ना। आज ही आयु ऐप डाउनलोड करें, सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद। चलिए रुक करते हैं सीधा गुजरात के केवड़िया का, जहां ओम बिरला यहां प्रेस वार्ता कर रहे हैं। आप यहां पर संपूर्ण कार्रवाई का आपने जनता को, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, अन्य संचार के माध्यमों के साथ देश की जनता के सामने इस सम्मेलन का विषय रखा। जैसा कि आपको जानकारी है, ये 25 और 26 नवंबर का ये पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हमारी शताब्दी वर्ष का एक महत्वपूर्ण सम्मेलन है। ये सम्मेलन इसलिए भी विशेष महत्वपूर्ण बना कि भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति महोदय और समापन में माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन पीठासीन अधिकारियों को मिला। गुजरात के राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री, पीठासीन अधिकारी, माननीय सांसदगण, सभी इस 2 दिवसीय सम्मेलन में यहाँ उपस्थित हो, उनको भी मीडिया के माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। 30 विधानसभाओं में से 20 विधानसभा के पीठासीन अधिकारी इस सम्मेलन में उपस्थित हुए हैं। कोविड संकट के समय 70% से ज्यादा उपस्थिति ये दर्शाती है कि हमारे पीठासीन अधिकारी लोकतंत्र के प्रति सजग भी हैं और अपने संवैधानिक दायित्वों को भी निभा रहे हैं। इस जगह का एक अपना महत्व है, क्योंकि ये धरती आजादी के आंदोलन के प्रणेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की धरती है, और विशेष रूप से जहां सम्मेलन आयोजित हो रहा है, एक तरफ मां नर्मदा का तट है, सरदार सरोवर बांध है, और विशेष रूप से संविधान के निर्माता, नए भारत के एकीकरण के निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है, जो हमें सकारात्मक ऊर्जा देती है, संविधान की रक्षा करने की प्रेरणा देती है। 2 दिवसीय सम्मेलन के अंदर माननीय सभी पीठासीन अधिकारियों ने अपने विचारों, अपने अनुभवों को साझा किया। सभी ने अपनी अपनी विधानसभा के अंदर जो नौचार किए हैं, उनके विचारों को साझा किया, ताकि हम एक सामूहिक चर्चा से किस तरीके से लोकतंत्र को सशक्त और इन संस्थाओं को पारदर्शी जवाबदेही बना सकते हैं, इस विषय पर भी चर्चा हुई। इस बार जो विषय था वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसलिए लोकतंत्र को सशक्त करने के लिए विधायिका, कार्यपालिका
और न्यायपालिका की आदर्श समन्वय की भूमिका, उसमें बड़ी जिम्मेदारी विधायिका की है। विधायिका कानून बनाती है, विधानमंडल संसद में जनप्रतिनिधि जनता की भावनाओं की अभिव्यक्ति व्यक्त करते हैं। इसलिए इस पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का बड़ा दायित्व हो जाता है कि हम संविधान के तीनों अंगों का समन्वय भी बनाकर चलें और जो संविधान में अपने अपने अधिकार दायित्व रेखांकित किए हैं उनके अनुसार काम भी करें। इसलिए आदर्श व्यवस्था वो होती है कि हम अपने अपने संवैधानिक इन स्तंभों को लोकतंत्र के लिए मजबूत भी करें, सशक्त भी करें, लेकिन अपने कार्य अधिकार का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। इसके लिए भी 2 दिन पीठासीन अधिकारियों की विस्तृत रूप से चर्चा हुई। कुछ विषयों पर हमने कुछ संकल्प लिए, प्रस्ताव लिए, कुछ निर्णय किए। ये सब प्रस्ताव, संकल्प, निर्णय लोकतंत्र को मजबूत भी करेंगे और जनता के प्रति हमारे दायित्वों को निभाते हुए हम राष्ट्र को वैभव पर पहुंचाने का काम भी करेंगे, क्योंकि संविधान की मूल भावनाएं के बीच में जनता है। क्योंकि ये दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज के दिन हमारे मनीषियों ने संविधान का निर्माण किया था। बाबा भीमराव अंबेडकर जी के ने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए आज के दिन हमने इस दिन को विशेष रूप से संविधान की सुरक्षा का संकल्प का दिन भी मनाया, क्योंकि संविधान की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी इन चुनी हुई संस्थाओं की है। भारत की संसद ने इस संविधान को बनाया, इसलिए उसकी जिम्मेदारी है कि हम संविधान की सुरक्षा करते हुए संविधान की मूल भावनाओं के अनुसार देश समाज के सभी वर्गों का उत्थान करें। इसलिए हमने आज संकल्प की, प्रतिज्ञा की कि हम इन लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाते हुए समाज और राष्ट्र के हित में लगातार काम करते रहेंगे। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी हमने किए, जिसमें कुछ निर्णयों की जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। आज पीठासीन अधिकारियों में एक निर्णय हुआ कि उत्कृष्ट विधानमंडल को सम्मानित किया जाए। उसके लिए एक समिति का गठन किया जाएगा जो विधानमंडल में विभिन्न तरीके के मापदंडों को चिन्हित करते हुए, उनके कार्यों का आकलन करते हुए उत्कृष्ट विधानमंडल का निर्णय का फैसला करेगी, ताकि इससे अन्य विधानमंडल भी और बेहतरीन प्रभावी काम करने में उनको नई प्रेरणा मिलेगी। इसी तरीके से संविधान को मौलिक करते हुए पीठासीन अधिकारियों ने संकल्प किया है
कि हम संविधान और मौलिक कर्तव्यों को समाज के हर क्षेत्र तक पहुंचाएंगे। देश की 138 करोड़ जनता तक संविधान के मूल अधिकार और कर्तव्यों को हम समाज के हर क्षेत्र में पहुंचाएं। इसके लिए भी विधानमंडल और संसद मिलकर काम करेगी, सरकार का सहयोग लेगी। हम सरकारों से आग्रह करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आज कहा है कि सभी विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों के अंदर संविधान की प्रस्तावना के प्रार्थना सभा के अंदर संकल्प के रूप में सभी देश के नौजवान इसको संकल्प और प्रार्थना के रूप में लें। इसके लिए भी सभी विधानमंडल अपने अपनी राज्य सरकारों से चर्चा करके इसको समाज के हर तबके तक और विशेष रूप से नौजवानों तक हमारे मौलिक कर्तव्यों को संविधान की मूल भावनाओं के अनुसार हम अपनाएं और अपने दायित्व को निभाएं, इसके लिए प्रयास करेंगे। क्योंकि ये शताब्दी वर्ष है और शताब्दी वर्ष होने के कारण हम इस वर्ष को लोकतंत्र उत्सव के रूप में मनाएंगे। इसके लिए सभी विधानमंडल अपनी अपनी विधानसभाओं में जनप्रतिनिधियों का दायित्व जनता के प्रति जवाबदेही, संविधान की सुरक्षा, अन्य विषयों को लेकर सभी विधानमंडल अपने अपने कार्य योजना बनाएंगी और पंचायत से लेकर जितनी भी चुनी हुई संस्थाएं हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन सब जनप्रतिनिधियों के अंदर किस तरीके से हम हमारे चुने हुए सदन को निर्बाध रूप से देश और राष्ट्र हित में अपने जनता के प्रति जवाबदेह होते हुए किस तरीके से लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं ताकि सामाजिक रूप से समाज के अंतिम व्यक्ति का कल्याण हो, इस विषय का भी सम्मेलन हम सभी जगह करेंगे। और विशेष रूप से क्योंकि सदन चलाने की जिम्मेदारी पीठासीन अधिकारी के रूप में हम सबकी है, इसलिए हम सब पीठासीन अधिकारी अपने अपने राज्य में और देश के अंदर जनप्रतिनिधियों की भूमिका और उनका दायित्व और किस तरीके से अपने अपने सदन चलने चाहिए, इसके लिए भी प्रेरक भूमिका के रूप में मार्गदर्शन करने का काम करेंगे। विधानमंडलों के वित्तीय अधिकार मिलने के विषय पर लेकर भी एक समिति का गठन किया गया है, वह समिति उस पर विचार करेगी। इसी के साथ जिन निर्णयों को हम करते हैं, संकल्प को लेते हैं, उन निर्णयों संकल्पों का क्रियान्वयन के लिए भी एक समिति का गठन किया है ताकि हर सम्मेलन निर्णायक हो और उनके निर्णयों का क्रियान्वयन ठीक ढंग से हो। इसके लिए भी हम एक समिति का गठन किया है। मुझे आशा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक विषय और रखा है, ई विधान। प्रधानमंत्री जी ने जो मार्गदर्शन दिया है, हमने उसके लिए असम विधानसभा के अध्यक्ष की एक कमेटी बनाई थी उत्तराखंड में 19वें सम्मेलन के समय। उनकी रिपोर्ट बहुत शीघ्र आएगी ताकि ई विधान के माध्यम से
सभी विधानमंडल, संसद एक प्लेटफॉर्म पर सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं की जानकारी मिल सके, सब एक प्लेटफॉर्म पर आ सके, प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग हो, ताकि हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों को भी सुविधा होगी और उसके साथ साथ हमारे आने वाली पीढ़ी इन लोकतांत्रिक संस्थाओं में होने वाले कार्यों को भी देख सकेगी और एक प्लेटफॉर्म पर किसी भी राज्य के विधानमंडल और संसद की कार्रवाई को देखने में उनको सहजता होगी। इसी के साथ हम सब ने ये शपथ के साथ कि विधायिकाएं संविधान के अभिरक्षक होने के नाते संविधान की मर्यादा को अक्षुण्ण रखने की शपथ लेकर हमने आज का ये समारोह समापन किया है और मुझे आशा है कि इस शताब्दी वर्ष के अंदर हम सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त, मजबूत, पारदर्शी और जनता के प्रति जवाबदेही बनाएंगे, ताकि हर जनप्रतिनिधि जो अपनी बात अपने सदन में कहता है, जनता की भावनाओं को कहता है, कार्यपालिका उसका ठीक से एग्जीक्यूशन करें, ताकि समाज के हर व्यक्ति का कल्याण हो सके और राष्ट्र और मजबूत हो सके। नए राष्ट्र के निर्माण में ये संस्थाएं कारगर सिद्ध हो, ये हमने विशेष रूप से इस सम्मेलन में चर्चा की है। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आप समय समय पर सदन की कार्रवाइयों को, सदन के निर्णयों को ठीक से जनता के सामने अलग अलग माध्यम से रखते हैं, क्योंकि आपका भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो हमारी अपेक्षा है कि हम सब मिलकर इस लोकतंत्र को सशक्त, मजबूत करें। प्रेस की भी एक बड़ी भूमिका रहती है, जो समाज की भावनाओं को अभिव्यक्ति करती है और उसके माध्यम से हमारे जनप्रतिनिधि सदन में अपनी बात को कहते हैं। मुझे आशा है कि आप भी सकारात्मक रूप से हम सबका सहयोग करेंगे। आपको कोई विषय अपना नाम भी बता दे, प्रेस बताएं। सर, मेरा नाम अविनाश नायर है, इंडियन एक्सप्रेस से हूँ। सर, आपने बताया कि 70% अटेंडेंस रहा है। विच स्टेट्स, कौन से स्टेट्स आए नहीं हैं और क्या सिर्फ कोविड ही एक रीज़न है? ये बात सही है कि कोविड का समय है और 70% इस समय भी उपस्थिति है। मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी उपस्थिति है, क्योंकि कई विधान मंडलों के अंदर, कई राज्यों के अंदर कोविड गाइडलाइन थी कि आप 14 दिन एक बार जाएंगे तो 14 दिन क्वारंटाइन होना पड़ेगा। ये भी उन राज्य की शर्त थी, तो वो उनको मानना भी जरूरी था, क्योंकि कानून बनाने का काम हमारा है, तो कानून पालन करने का दायित्व भी हमारा है। इसी तरीके से कुछ विशेष रूप से ये 8 महीने के बाद शादी समारोह का बहुत बड़ा मुहूर्त था, इसलिए कई विधानसभा के अध्यक्ष के परिवार में शादी थी। लेकिन इतनी बड़ी उपस्थिति भी, मेरी शहर में सामान्य रूप से हमारा पीठासन अधिकारी सम्मेलन होता है, तो कई कारणों से 70 से 80% उपस्थिति रहती है। कई कारण रहते हैं, जिसका भी विधानसभा का सत्र चलता रहता है, कभी उनकी मीटिंग्स रहती है, लेकिन ये उपस्थिति अपने आप में बड़ी उपस्थिति है। सर इधर एसपी सिंह, दैनिक जागरण से। सर जी। सर, देहरादून में जो कुछ संकल्प लिया गया था, जो कुछ निर्णय किया गया था, क्या उसका यहाँ पर कोई समीक्षा उसकी की गई?
जिन कमेटियों का गठन किया गया था उन कमेटियों ने किसी कमेटी की कोई रिपोर्ट आई इस पर? देहरादून के जो 19वें सम्मेलन के अंदर हमने 3 कमेटियों का गठन किया था। तीनों कमेटियों ने अपनी आंशिक रिपोर्ट अभी दी है। कई पीठासीन अधिकारियों से उनकी चर्चा होनी है, क्योंकि बीच में कोविड के कारण उनकी प्रत्यक्ष रूप से मीटिंग नहीं हो पाई। वर्चुअल रूप से उन्होंने चर्चा की है। मुझे लगता है कि सभी पीठासीन अधिकारी अपनी अंतिम रिपोर्ट इस 3 महीने में रख देंगे, ऐसा सभी समितियों के अध्यक्ष ने यह आश्वस्त किया है। सर, मैं नरेंद्र पेपरवाला। मेरा ये सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बात की है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, और दूसरी बात है कि आपने बोला कि विधानमंडल जो अच्छे काम करते हैं उनको सम्मानित किया जाएगा, लेकिन जो वेल में कुछ चले जाते हैं विधायक और सांसद, तो इसके लिए क्या हो पाएगा? ये बात सही है कि हमारी जब देहरादून में सम्मेलन हुआ था तो इस विषय के अंदर हमने गंभीरता से चर्चा की थी और सभी पीठासीन अधिकारी एक मत के थे कि सदन की कार्रवाई निर्बाध रूप से चलनी चाहिए, बिना गतिरोध के चलना चाहिए। सब अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति करें, अपनी बात को रखें। सहमति असहमति, पक्ष विपक्ष हमारे लोकतंत्र की विशेषता है। बहुदलीय व्यवस्थाएं भी हैं, विविधता भी है, और लोकतंत्र की ये हमारी विशेषता है। और इसीलिए हमने कुछ नियम प्रक्रियाओं को कैसे बनाया जा सकता है ताकि अपनी अपनी विधानसभाओं की नियम प्रक्रियाओं से भी हम सदन को ठीक से चला सकें, बिना बाधित होकर चला सकें। मर्यादा में माननीय सदन अपनी बात रखे। इसके लिए मुझे लगता है कि कई विधानमंडल ने अच्छे नियम बनाए हैं। सभी विधानमंडल उन एक साथ जब नियम बन जाएंगे, कमेटी की रिपोर्ट होगी, तो मुझे लगता है कि क्योंकि सभी विधानसभाएं, विधान परिषद में अपनी अपनी स्वायत्तता रहती है। नियम प्रक्रिया बनाना का काम उनकी विधानसभा के अंदर पीठासीन अधिकारी सभी लोगों से चर्चा कर एक नियम समिति होती है, उसमें बनाते हैं, उसके बाद फिर विधानसभा पारित कराते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जब कमेटी की रिपोर्ट आएगी उसके बाद अधिकतम विधानमंडल उस कमेटी की रिपोर्ट को एडॉप्ट करेंगे ताकि हम सदन को ठीक से चला सकें। सर, दैनिक भास्कर से मुकेश कौशिक हूं मैं आपकी तरफ। सर, मेरा सवाल संसद की कार्रवाई के प्रसारण से जुड़ा है, जिसके बारे में कल राष्ट्रपति महोदय ने भी रेखांकित किया। पिछले 1 साल से सूर्य प्रकाश कमेटी बनी जो राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी के एकीकरण पर बात कर रही है। उसको लेकर कई सांसदों के मन में कुछ आशंकाएं हैं कि हो सकता है कि संसद का प्रसारण बंद हो जाए या डेफर हो जाए, क्योंकि एक ही स्क्रीन होगी। अधिकारियों का विषय नहीं है, ये आप मुझसे अलग से चर्चा करना। नहीं सर, मेरा पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन का विषय नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा का जो आप चैनल का एक करने का जो सवाल पूछ रहे हैं वो हमारा आंतरिक विषय है, और आप निश्चित मानिए दोनों सदनों की कार्यवाही लाइव रहेगी। उसको लाइव करने से हम नहीं रोक रहे हैं। आप माइक ले लें। सर, वित्तीय मामलों के लिए समिति के गठन की बात की है, तो क्या ये माना जाना चाहिए कि विधानसभाओं को और वित्तीय अधिकार मिलने की तैयारी है? ये बात सही है कि कई विधानमंडलों ने अपना मत व्यक्त किया है कि जिस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा में वित्तीय स्वायत्तता है, विधान मंडलों के अंदर भी ऐसी वित्तीय स्वायत्तता हो। इसके लिए सीपी जोशी जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी है। वो कमेटी की जब रिपोर्ट आने के बाद हम राज्य के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे और प्रयास करेंगे कि सभी विधान मंडलों में वित्तीय सहायता संसद की तरह हो।
और कोई विषय? सर एक सवाल था मेरा, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो अपना जो बंधारण है वो प्रार्थना में या लिया जाए, तो ये जो अच्छी बात है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि इसके लिए कोई रोल मॉडल जैसे प्रधानमंत्री है उनका वीडियो सबको दिखाया जाए कि अपना जो बंधारण है वो सबको पढ़ना चाहिए, कितना जरूरी है? क्योंकि आज के जो युवा वर्ग है वो खास करके वो सोशल मीडिया ज़्यादा उसको देखते हैं, तो ऐसा कुछ किया जाए कि लोग युवा वर्ग इससे अच्छी तरह से जुड़े। संविधान के विषयों पर जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मत व्यक्त किया कि संविधान को सरल भाषा में समाज के सभी क्षेत्रों तक पहुंचाया जाए, और इसके लिए संसद अपनी कार्य योजना बनाएगी। हम देश के हर हिस्से के अंदर संविधान को सरल भाषा के अंदर कई नए साधन जो हमारे हैं उन साधनों के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को पहुंचाएंगे। इसके साथ साथ ही एक विषय रखा था मूक पार्लियामेंट का। हमारे संसदीय कार्य मंत्रालय और यूथ विभाग ने भी तय किया है कि शीघ्र ही देश के हर विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में मूक पार्लियामेंट का आयोजन होगा, और उसमें विशेष रूप से राज्य के विधानमंडल के अध्यक्षों की विशेष भूमिका रहेगी कि वो वहाँ जाकर किस तरीके से सदन चलता है इसके बारे में वहाँ जानकारी देंगे, और कई जगह उस मूक पार्लियामेंट की अध्यक्षता भी करेंगे, ताकि हमारा मत है कि जो भी चुनी संस्थाएं हैं, चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे नगर पालिका हो, नगर निगम हो, इन संस्थाओं के अंदर लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए, चर्चा संवाद वाद विवाद होना चाहिए, गतिरोध नहीं होना चाहिए, जो आप सबकी चिंता है हंगामा नहीं होना चाहिए। जब हम इन संस्थाओं के राज्यों में मार्गदर्शक हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि नीचे की संस्थाओं के अंदर भी हम किस तरीके से गाइडलाइन बनाकर इन संस्थाओं के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से काम हो, वहाँ चुने हुए प्रतिनिधि अपनी बात की अभिव्यक्ति कर सके और उस अभिव्यक्ति को कार्यपालिका ठीक से एग्जीक्यूट कर सके। इसके लिए भी हम विधानमंडल और संसद विशेष रूप से भूमिका निभाएंगे। सर मैं अनुराग हूं राजस्थान पत्रिका से। सर महामहिम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने एक चिंता जाहिर की थी अमर्यादित आचरण को लेकर। मेरा सवाल ये है आपसे कि क्या सर कोई मैकेनिज्म, जैसे हाल के दिनों में भी कुछ ऐसी घटनाएं आई हैं जिसमें कि वेल में आ गए सदनों के अंदर जो सदस्यों का आचरण था वो बहुत ही शर्मनाक था, तो क्या कोई मैकेनिज्म डेवलप करने की ऐसी योजना है, कोई सस्पेंशन का या कोई सदस्यता निरस्त करने का? दूसरा सवाल, दो सवाल है सर, दो सवाल, एक और सवाल है सर कि आज प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही है कि जिन विषयों पर चर्चा हो, ये बहुत ही अच्छा सुझाव, उससे रिलेटेड लोग, यूथ की हो, महिलाओं की हो, किसानों की हो, वो सदनों में बुलाए जाएं। तो क्या सर आप इसको करने जा रहे हैं? हम लोग ये उम्मीद करें कि अगले सत्र से ये संभव हो पाएगा। दोनों विषय रखे आपने कि मैकेनिज्म डेवलप होना चाहिए, क्या आदर्श आचार संहिता होनी चाहिए। इसके लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है जो उन विषयों को सभी पीठासीन अधिकारियों के चर्चा करके रिपोर्ट करेंगे। दूसरा, आपने जो प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन विषयों पर सदन में चर्चा होती है उस विषय से संबंधित लोग अगर दर्शक दीर्घा में आएंगे तो अच्छा संदेश लेके जाएंगे। संसद में हमने दर्शक दीर्घा के अंदर अधिकतम मान्य दर्शक आए, इसके लिए ऑनलाइन सिस्टम को कर दिया है, और उससे देश भर के अंदर जो भी संसद की कार्रवाई को लाइव देखना चाहेगा, हम निश्चित रूप से ऑनलाइन उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे और जितनी हमारे पास जगह होगी उसके अनुसार उनको समय देंगे। और जो प्रधानमंत्री ने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि जिन विषयों पर, जिन मुद्दों पर जब चर्चा हो तो हम उन विषयों से संबंधित व्यक्तियों से चर्चा कर और संविधान की लाइव देखने के लिए उनसे आग्रह करें। अध्यक्ष जी, एक सवाल है कि आपने इस सम्मेलन का विषय भी था और आपने इससे सम्मेलन शुरू होने से पहले भी कहा था कि जो पीठासीन अधिकारी हैं उनके अधिकार हैं जो संविधान के अनुसूचित 10 में
उसमें संशोधन किया जाएगा या उस पर कुछ विचार किया जाएगा कि दल बदल को लेके कैसे उनके अधिकारों को कम किया जाए? क्या आप कह रहे हैं, एक बार आवाज नहीं आ रही। जो संविधान की अनुसूची 10 है जिसमें पीठासीन अधिकार के 10वीं अनुसूची के विषय में दल बदल कानून की समीक्षा करने के विषय के अंदर देहरादून में एक कमेटी बनी थी, सीपी जोशी की अध्यक्षता की, उसकी आंशिक रिपोर्ट, एक बैठक उन्होंने सभी माननीय विधायकों की, पीठासीन अधिकारियों की बैठक एक जयपुर में की, 3 बैठकें कर चुके हैं और वो इसकी समीक्षा करके रिपोर्ट दे रहे हैं। शीघ्र ही मुझे लगता है कि जब इस शताब्दी वर्ष में जिन जिन विषयों पर हमने चर्चा की उनके परिणाम और निष्कर्ष हम निकाल पाएंगे। नमस्कार। और कोई विषय? नमस्कार, आपको धन्यवाद। तो यहाँ आप लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सुन रहे थे। आपको बता दें कि संविधान दिवस के मौके पर गुजरात के केवड़िया में 2 दिवसीय सम्मेलन यहाँ आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में आपको बता दें कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी भी यहाँ वीसी के जरिए जुड़े, अपना संबोधन दिया और लोकतंत्र को कैसे सशक्त किया जाए, कैसे मजबूत किया जाए, इसको लेकर मंथन किया गया, इस पर चर्चा की गई। और अब ओम बिरला ने इस सम्मेलन का समापन अब कर दिया है। मेरे प्यारे साथियों, कोरोना पेंडेमिक ने हमारे जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। बच्चे स्कूल और दोस्तों से दूर हो गए हैं। अभी सतर्कता भी जरूरी है, लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि बच्चे अपने घर में कैद होकर अपनी सारी क्रिएटिविटी खत्म कर दें? नहीं, राजस्थान में हो रहा है देश का पहला